उस रात गांव के कब्रिस्तान से जो आवाज आई थी, उसे सुनने वाला अगली सुबह जिंदा नहीं मिला। राजस्थान के उदयपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। गांव छोटा था, मगर उसके चारों तरफ फैला सूखा जंगल और पुराना कब्रिस्तान उसे बाकी गांवों से अलग बनाता था। दिन में भी वहां अजीब सन्नाटा रहता था। लोग जल्दी घर लौट आते थे। रात के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था। गांव के बूढ़े हमेशा एक ही बात कहते थे, भैरवपुर की मिट्टी में कुछ दबा हुआ है, जो मरकर भी शांत नहीं हुआ। इसी गांव में रहता था 21 साल का आरव, दुबला पतला शांत लड़का, मगर अंदर से बहुत जिद्दी। उसके पिता की मौत 5 साल पहले रहस्यमय तरीके से हुई थी। लोग कहते थे कि वो शराब पीकर कुएं में गिर गए थे, लेकिन आरव को हमेशा लगता था कि सच कुछ और है। उसके पिता मरने से पहले कई दिनों तक एक ही बात दोहराते थे, कब्रिस्तान के पीछे मत जाना, वहां जो तबूत है वो खाली नहीं। मगर किसी ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। उस रात बिजली बार बार चमक रही थी। हवा इतनी तेज थी कि घरों के दरवाजे अपने आप हिल रहे थे। आरव अपनी छत पर खड़ा दूर जंगल की तरफ देख रहा था। तभी गांव की मस्जिद के पीछे रहने वाला बूढ़ा करीम भागता हुआ उसके घर आया। उसके कपड़े भीगे हुए थे और चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। आरव, वो फिर दिखा है। कौन? करीम की सांसें कांप रही थी। तबूत। आरव कुछ सेकंड उसे घूरता रहा। कौन सा तबूत? करीम ने कांपते हाथ से जंगल की तरफ इशारा किया। पुराने कब्रिस्तान वाला, मिट्टी के ऊपर आ गया है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। बाहर बिजली कड़की। आरव की मां ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। बस करो करीम, उसकी मां गुस्से में बोली। पुरानी बातों को फिर मत छेड़ो। मगर करीम की आंखें डर से भरी थी। मैंने खुद देखा है, मिट्टी फटी हुई थी और तबूत आधा बाहर था। आरव की धड़कन तेज हो गई। बचपन से उसने उस तबूत की कहानियां सुनी थी। लोग कहते थे कि 100 साल पहले गांव में एक आदमी रहता था, सलीम। वो कब्र खोदने का काम करता था। मगर एक दिन अचानक गांव के कई बच्चे गायब होने लगे। लोगों को शक हुआ कि सलीम उन बच्चों को मार रहा है। एक रात गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। कहते हैं जब उसे मारा गया तब वो हंस रहा था। मरने से पहले उसने कहा था, मैं मरूंगा नहीं, मिट्टी मुझे वापस उगल देगी। अगले दिन उसका शव एक लकड़ी के तबूत में बंद करके कब्रिस्तान के पीछे दफना दिया गया था। उसके बाद से गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई थीं। कई लोग रात में किसी के चलने की आवाज सुनते। कुछ लोगों ने मिट्टी में घसीटने के निशान देखे। और सबसे डरावनी बात, हर कुछ साल में वो तबूत मिट्टी के ऊपर दिखने लगता था। आरव हमेशा इन बातों को अंधविश्वास मानता था, मगर आज पहली बार करीम के चेहरे पर उसे सच्चा डर दिखा था। उस रात आरव सो नहीं पाया। बाहर लगातार बारिश हो रही थी। लगभग 2 बजे उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा अंदर आई। आरव उठकर खिड़की बंद करने गया। तभी उसकी नजर बाहर पड़ी। घर के सामने कीचड़ में किसी भारी चीज को घसीटने के निशान बने हुए थे। उसका गला सूख गया। निशान सड़क से शुरू होकर सीधे उसके घर तक आ रहे थे और फिर अचानक खत्म हो जाते थे, जैसे कोई चीज उसके दरवाजे तक आई हो। आरव ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर अंधेरा था। बारिश की बूंदें जमीन पर तेज आवाज कर रही थी। मगर उसी वक्त उसे कुछ सुनाई दिया। थक, एक हल्की आवाज। थक थक, जैसे कोई लकड़ी पर अंदर से मार रहा हो। आवाज सड़क के उस पार से आ रही थी। आरव ने कांपते हुए उधर देखा। उसका शरीर जम गया। सड़क के किनारे बारिश के बीच एक पुराना लकड़ी का तबूत रखा था। उसकी लकड़ी काली पड़ चुकी थी। ऊपर लोहे की जंग लगी कीलें थीं और सबसे डरावनी बात, तबूत का ढक्कन हल्का हल्का हिल रहा था। थक थक, आरव की सांस रुक गई। उसके पैर पीछे हटने लगे। तभी अचानक बिजली चमकी। 1 सेकंड के लिए पूरा रास्ता रोशन हुआ और उसी रोशनी में आरव ने देखा, तबूत पर मिट्टी से लिखा हुआ था, मुझे बाहर निकालो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी पीछे से उसकी माँ की आवाज आई, आरव! वो घबरा कर पीछे मुड़ा। माँ, बाहर मत आना! मगर जब उसने दोबारा सड़क की तरफ देखा, तबूत गायब था। सिर्फ कीचड़ में गहरे निशान बचे थे। उस रात के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सबसे पहले करीम गायब हुआ।
सुबह उसकी लाठी कब्रिस्तान के बाहर मिली। फिर गांव की एक औरत ने दावा किया कि उसने रात में किसी को लकड़ी का बॉक्स घसीटते देखा। मगर सबसे डरावनी घटना तीसरे दिन हुई। गांव का 10 साल का लड़का इमरान अचानक लापता हो गया। पूरा गांव उसे ढूंढने लगा। शाम तक कोई सुराग नहीं मिला। फिर अचानक जंगल के किनारे उसकी चप्पल मिली। उसके पास मिट्टी पर कुछ लिखा था। वो जाग गया। अब गांव में डर खुलकर दिखने लगा। लोग रात होने से पहले दरवाजे बंद कर लेते। मस्जिद में दुआएं पढ़ी जाने लगी। मगर आरव के दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी। उस रात उसने जो तबूत देखा था, क्या वो सच था या उसके पिता की तरह अब वो भी वही चीज देखने लगा था? अगली रात आरव अकेले कब्रिस्तान पहुंच गया। हवा में मिट्टी और बारिश की गंध फैली थी। पुरानी कब्रें आधी टूटी हुई थीं। पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वो धीरे धीरे पीछे वाले हिस्से की तरफ बढ़ा। फिर अचानक उसका कदम रुक गया। मिट्टी सच में फटी हुई थी और वहां आधा बाहर निकला हुआ वही तबूत पड़ा था। उसके आसपास जमीन पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से निकलने की कोशिश की। आरव का गला सूख गया। वो धीरे धीरे तबूत के पास गया। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। तभी उसे एहसास हुआ, तबूत के अंदर से धीमी आवाज आ रही थी। कोई फुसफुसा रहा था। आरव, उसकी आंखें फैल गईं। आवाज बिल्कुल उसके पिता जैसी थी। मुझे बाहर निकाल। आरव का हाथ कांपने लगा। मगर तभी पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। वो चीखते हुए पलटा। पीछे गांव का बूढ़ा मौलवी खड़ा था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। इसे मत खोलना, उसने कांपती आवाज में कहा। तुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है? आरव ने घबराकर पूछा। इसमें कौन है? मौलवी कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, जिसे गांव वालों ने 100 साल पहले दफनाया था, वो सलीम नहीं था। मौलवी की बात सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। कब्रिस्तान की मिट्टी उसके जूतों में चिपक रही थी और हवा में ऐसी सड़ांध फैली थी जैसे कहीं बहुत पुरानी चीज सड़ रही हो। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, अगर वो सलीम नहीं था तो फिर अंदर कौन है? मौलवी कुछ पल चुप रहा। उसकी बूढ़ी आंखें लगातार उस तबूत पर टिकी थीं जो आधा मिट्टी से बाहर निकला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन उसे वापस अंदर खींचने की कोशिश कर रही हो, लेकिन कोई अदृश्य ताकत उसे ऊपर धकेल रही हो। तेरे बाप ने भी यही सवाल पूछा था, मौलवी धीरे से बोला, और उसी रात से वो बदलने लगा था। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। मेरे पिता को क्या पता चला था? मौलवी ने गहरी सांस ली। आज से करीब 30 साल पहले गांव के कुछ लोगों ने इस तबूत को खोलने की कोशिश की थी। उनमें तेरा बाप भी था। उस रात उन्होंने जो देखा, उसके बाद कोई पहले जैसा नहीं रहा। बिजली चमकी। उसी रोशनी में आरव ने देखा कि तबूत के किनारे लगी कीलें हल्का हल्का हिल रही थीं, जैसे अंदर से कोई धीरे धीरे दबाव डाल रहा हो। उस रात क्या हुआ था? आरव ने पूछा। मौलवी ने जवाब देने से पहले इधर उधर देखा, जैसे उसे डर हो कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। सलीम कब्र खोदने वाला जरूर था, मगर असली डर वो नहीं था। गांव वालों को बच्चों के गायब होने के पीछे कोई इंसान चाहिए था, इसलिए उन्होंने सलीम को पकड़ लिया। मगर सच ये था कि बच्चे मर नहीं रहे थे, वो खुद चलकर उस तबूत तक जाते थे। आरव की सांस अटक गई। क्या मतलब? जिसे भी उसकी आवाज सुनाई देती, वो उसके पास चला जाता। अचानक तबूत के अंदर से फिर वही आवाज आई। आरव, इस बार आवाज साफ थी, बिल्कुल इंसान जैसी, मगर उसमें कुछ ऐसा था जो दिल के अंदर तक ठंड उतार दे। मौलवी तुरंत पीछे हट गया। चल यहां से, उसने आरव का हाथ पकड़ लिया। अभी। मगर उसी पल तबूत का ढक्कन हल्का सा ऊपर उठा। अंदर गहरा अंधेरा था, इतना गहरा कि लगता था रोशनी भी उसमें गायब हो जाएगी। आरव की आंखें वहीं जम गईं। उसे लगा जैसे अंदर कोई बैठा उसे देख रहा है। फिर अचानक उसे अपने पिता की आवाज़ सुनाई दी। बेटा, मदद कर। उसकी आंखें भर आईं। 5 साल पहले पिता की मौत के बाद उसने पहली बार उनकी आवाज़ सुनी थी। वो अनजाने में तबूत की तरफ बढ़ने लगा। तभी मौलवी ने जोर से उसका हाथ खींचा और उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। होश में आ। आरव पीछे गिर पड़ा। अगले ही पल तबूत का ढक्कन जोर से बंद हो गया। थाक।
आवाज पूरे कब्रिस्तान में गूंज गई। दोनों डर कर पीछे हट गए। तभी अचानक दूर जंगल की तरफ से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई, बहुत धीमी मगर साफ। अम्मी। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। ये इमरान की आवाज है। वो भागने लगा मगर मौलवी चिल्लाया, नहीं। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आरव बारिश में दौड़ता हुआ जंगल की तरफ बढ़ गया। पीछे से मौलवी लगातार उसे रोकने की कोशिश करता रहा मगर उसकी आवाज तूफान में दब गई। जंगल के अंदर अंधेरा इतना घना था कि मोबाइल की फ्लैशलाइट भी कमजोर लग रही थी। पेड़ों के बीच हवा अजीब आवाजें कर रही थी। फिर वही रोने की आवाज दोबारा सुनाई दी, अम्मी। इस बार बहुत पास से। आरव तेजी से आगे बढ़ा और अचानक रुक गया। सामने कीचड़ में छोटे छोटे पैरों के निशान बने थे। वो सीधे जंगल के अंदर जा रहे थे मगर उनके साथ साथ एक और निशान था, किसी भारी चीज को घसीटने का निशान, बिल्कुल वैसा जैसा उसने अपने घर के बाहर देखा था। उसका गला सूख गया। वो निशानों का पीछा करता रहा। कुछ देर बाद उसे पेड़ों के बीच एक टूटा हुआ झोपड़ा दिखा, शायद बहुत पुराना। उसकी लकड़ियां सड़ चुकी थीं, दरवाजा आधा खुला था और अंदर से हल्की पीली रोशनी आ रही थी। आरव धीरे धीरे अंदर गया। कमरे में बदबू भरी हुई थी। दीवारों पर अजीब निशान बने थे और कमरे के बीचों बीच वही तबूत रखा था। आरव का पूरा शरीर कांप उठा। ये यहाँ कैसे? तभी उसे एहसास हुआ कि कमरे में कोई और भी है। उसने धीरे से पीछे देखा। कोने में इमरान बैठा था। उसका चेहरा मिट्टी से भरा हुआ था, आंखें खाली थीं। वो दीवार की तरफ देख रहा था। इमरान! आरव तुरंत उसकी तरफ भागा मगर लड़के ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस धीरे से बोला, वो जाग गया। कौन? इमरान कांपने लगा। वो कहता है सबको वापस आना होगा। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! आरव घबरा कर पीछे मुड़ा। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। तबूत के अंदर से खरोंचने की आवाज आने लगी। खर्र खर्र, जैसे अंदर कोई अपने नाखून लकड़ी पर रगड़ रहा हो। इमरान अचानक रोने लगा। उसे मत देखने देना, प्लीज। आरव धीरे धीरे पीछे हटने लगा मगर तभी तबूत का ढक्कन थोड़ा खुल गया। अंदर से काला धुआं निकलने लगा। पूरे कमरे में सड़ांत फैल गई और फिर दो सफेद आंखें अंधेरे में खुली। आरव का दिल जैसे रुक गया। वो आंखें इंसानी नहीं थीं, उनमें पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ सफेद चमक। तभी एक आवाज आई, बहुत भारी, बहुत धीमी, तू वापस आ गया। आरव का शरीर। मौलवी की बात सुनकर आरव के शरीर में जैसे बर्फ जम गई। हवा अचानक और ठंडी लगने लगी। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी और बूंदें पुराने तबूत की लकड़ी पर गिरकर अजीब आवाज कर रही थीं। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, अगर उसमें सलीम नहीं था तो फिर कौन था? मौलवी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें बार बार उस तबूत पर जा रही थीं, जैसे वो उसके करीब ज्यादा देर खड़ा भी नहीं रहना चाहता हो। फिर उसने आरव का हाथ पकड़ा और उसे वहां से दूर ले जाने लगा। यह जगह बात करने की नहीं है, उसने धीमी आवाज में कहा। जो भी यहां ज्यादा देर रुकता है वो बदल जाता है। दोनों कब्रिस्तान से निकलकर मस्जिद के पीछे बने छोटे पुराने कमरे में पहुंचे। कमरे के अंदर मिट्टी और पुराने कागजों की गंध भरी हुई थी। मौलवी ने दरवाजा बंद किया और कांपते हाथों से एक पुरानी लकड़ी की पेटी खोली। उसके अंदर कुछ पुराने पीले पड़े कागज थे। उसने उनमें से एक कागज निकालकर आरव की तरफ बढ़ाया। उस पर एक धुंधली तस्वीर बनी थी। तस्वीर में 5 आदमी खड़े थे और उनके बीच में एक लंबा दुबला इंसान था जिसकी आंखें अजीब तरह से काली दिखाई दे रही थीं। आरव ने तस्वीर ध्यान से देखी। ये कौन है? मौलवी की आवाज धीमी हो गई। ये सलीम नहीं, तेरे दादा हैं। आरव के हाथ से तस्वीर लगभग छूट गई। झूठ! उसके मुंह से मुश्किल से निकला। मेरे दादा तो बहुत पहले मर गए थे। मौलवी ने गहरी सांस ली। नहीं, गांव वालों को यही बताया गया था। असली सच किसी को नहीं पता था। तेरे दादा कब्र खोदने का काम करते थे। एक रात उन्हें जंगल के अंदर एक पुराना बंद कमरा मिला था। वहां एक लकड़ी का तबूत रखा था, बहुत पुराना। उस पर अजीब निशान बने हुए थे। उन्होंने गलती से उसे खोल दिया। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। बाहर हवा तेज हो गई थी। मौलवी ने आगे कहा, उस तबूत के अंदर कोई इंसान नहीं था, सिर्फ काला कपड़ा और उसके नीचे एक अजीब किताब।
तेरे दादा उसे घर ले आए। उसके बाद गांव में बच्चों के गायब होने की घटनाएं शुरू हुईं। लोग समझे सलीम जिम्मेदार है क्योंकि वो कब्रिस्तान में काम करता था, मगर असली चीज कुछ और थी। तेरे दादा बदलने लगे थे। वो रात में गायब हो जाते, उनके हाथों में मिट्टी लगी होती, और एक दिन गांव के एक आदमी ने उन्हें कब्रिस्तान में उस तबूत के सामने खड़े देखा। वो किसी से बात कर रहे थे, मगर वहां कोई नहीं था। आरव की सांसें तेज हो रही थीं। फिर क्या हुआ? मौलवी की आंखें नीचे झुक गईं। गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया, मगर जब उन्हें मारने ले गए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तेरे दादा बार बार एक ही बात कह रहे थे, वो मेरे अंदर आ चुका है। गांव वालों ने डर कर उन्हें उसी तबूत में बंद कर दिया और कब्रिस्तान के पीछे दफना दिया। मगर उसके बाद भी मौतें बंद नहीं हुई। अचानक कमरे की खिड़की जोर से खुल गई। हवा के साथ मिट्टी अंदर आई। दीपक बुझ गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। उसी पल बाहर से वही आवाज आई, थक थक। आरव का दिल जोर से धड़क उठा। आवाज बिल्कुल दरवाजे के बाहर से आ रही थी। मौलवी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने फुसफुसा कर कहा, ये यहाँ आ गया। फिर अचानक दरवाजे के नीचे से कीचड़ अंदर आने लगी, जैसे कोई भारी चीज बाहर घसीटी जा रही हो। थक थक। इस बार आवाज और तेज थी। आरव ने डरते हुए दरवाजे की तरफ देखा। फिर धीरे धीरे दरवाजे के नीचे किसी की उंगलियां दिखाई दी, काली, मिट्टी से सनी हुई लंबी उंगलियां। मौलवी कांपने लगा, दरवाजा मत खोलना। मगर तभी बाहर से आवाज आई, आरव। वो उसके पिता की आवाज थी, बिल्कुल वैसी ही। बेटा, मुझे बाहर निकाल। आरव का दिमाग सुन्न हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। 5 साल पहले उसके पिता ऐसे ही अचानक बदल गए थे। क्या वो सच में जिंदा थे? क्या वो उस तबूत के अंदर थे? नहीं, मौलवी चिल्लाया, ये तेरे दिमाग से खेल रहा है। मगर तभी दूसरी आवाज आई, इस बार उसकी मां की। आरव, दरवाजा खोल। आरव का शरीर कांप उठा। आवाज इतनी असली थी कि उसका दिल टूटने लगा। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। मौलवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर तूने इसे खोला तो ये अंदर आ जाएगा। तभी बाहर अचानक जोर की चीख सुनाई दी। फिर सब शांत हो गया। कुछ सेकंड बाद दरवाजे के नीचे से खून बहता दिखाई दिया। मौलवी डर से पीछे हट गया। आरव ने हिम्मत करके दरवाजा थोड़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ जमीन पर घसीटने के निशान थे और खून की लंबी लकीर जो अंधेरे में गायब हो रही थी। अगले दिन पूरा गांव दहशत में था। रात में 3 लोग गायब हो चुके थे। उनके घरों के बाहर सिर्फ वही घसीटने के निशान मिले। गांव वाले अब खुलकर कहने लगे थे कि तबूत वापस आ चुका है। कुछ लोग गांव छोड़कर भागने लगे, मगर आरव के अंदर अब डर से ज्यादा गुस्सा था। उसे लगने लगा था कि उसके पिता की मौत के पीछे यही चीज थी। वो सच जानना चाहता था। उसी शाम वो अपने पुराने घर के स्टोर रूम में गया, जहां उसके पिता का सामान रखा था। घंटों खोजने के बाद उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसके हाथ कांप उठे। डायरी के पहले पन्ने पर उसके पिता की लिखावट थी, अगर ये डायरी आरव पढ़ रहा है तो मतलब वो चीज वापस आ चुकी है। आरव की सांस रुक गई। उसने तेजी से अगले पन्ने पलटे। उसमें लिखा था कि उसके पिता ने कई साल पहले कब्रिस्तान में तबूत देखा था। एक रात उन्होंने उसके अंदर झांकने की गलती कर दी। उसके बाद उन्हें हर रात फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। कोई उन्हें जंगल बुलाता था। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि तबूत के अंदर कोई इंसान नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। मगर वो अंधेरा जिंदा था। वो इंसानों के डर से ताकतवर होता था और धीरे धीरे उनके दिमाग में घुस जाता था। डायरी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, इसे जलाना मत, वरना ये आजाद हो जाएगा। उसी वक्त नीचे से उसकी माँ की चीख सुनाई दी। आरव भागकर नीचे पहुंचा। उसकी माँ कांपती हुई दरवाजे की तरफ देख रही थी। बाहर कोई खड़ा था, बारिश के बीच एक लंबा काला साया। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, मगर उसके हाथ में एक लालटेन थी और उसके पीछे मिट्टी पर घसीटता हुआ वही तबूत पड़ा था। आरव की माँ रोने लगी। यही था, यही तेरे पिता को लेने आया था। अचानक वो साया धीरे धीरे सिर उठाने लगा। बिजली चमकी और उस रोशनी में आरव ने उसका चेहरा देखा। उसका गला सूख गया। वो चेहरा उसके अपने पिता का था, मगर आंखें पूरी काली थीं। होठों पर अजीब मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, अब तेरी बारी है।
तभी तबूत का ढक्कन अपने आप खुल गया। अंदर सिर्फ अंधेरा था, गहरा, जिंदा अंधेरा। अचानक गांव की सारी बत्तियां बुझ गईं, चीखें गूंजने लगीं। लोग घरों से भाग रहे थे, हवा में मिट्टी उड़ रही थी। और फिर आरव ने देखा, अंधेरे से कई हाथ बाहर निकल रहे थे, काले हाथ। वो गांव वालों को पकड़कर खींचने लगे। पूरा गांव चीखों से भर गया। मौलवी भागता हुआ वहां पहुंचा। उसके हाथ में मिट्टी से भरा एक पुराना थैला था। इसे रोकने का एक ही तरीका है, वो चिल्लाया। जिसने इसे जगाया है उसे खुद तबूत के अंदर जाना होगा। आरव समझ गया, उसके दादा ने इसे खोला था, उसके पिता इससे जुड़े थे और अब ये उसके पीछे आया था। अगर वो नहीं रुका तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। उसकी माँ रोने लगी, मत जा। मगर तभी उसने देखा कि अंधेरे के हाथ एक छोटे बच्चे को घसीट रहे थे। आरव की आंखें बंद हो गईं। उसे अपने पिता की डायरी याद आई। ये डर से ताकतवर होता है। उसने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे तबूत की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ फुसफुसाहट तेज होती गई। आजा, तू हमारा है, तेरा खून हमें वापस लाया। गांव वाले डर से उसे देख रहे थे। मौलवी की आंखों में आंसू थे। आरव तबूत के सामने पहुंचा। अंदर सिर्फ काला अंधेरा था, मगर उसे महसूस हो रहा था कि कोई चीज उसे घूर रही है। अचानक उसके पिता का साया उसके सामने आ गया। मत कर, उसने धीमी आवाज में कहा। एक बार अंदर गया तो वापस नहीं आएगा। आरव की आंखें भर आईं। आप पहले ही वापस नहीं आए थे। उसके पिता का चेहरा अचानक दर्द से भर गया। फिर वो धीरे धीरे धुएं की तरह गायब होने लगे। आखिरी बार उनकी आवाज सुनाई दी, मुझे माफ कर देना। उसी पल आरव ने आंखें बंद की और तबूत के अंदर कूद गया। पूरा गांव जोर की आवाज से कांप उठा। तबूत का ढक्कन अपने आप बंद हो गया। बाहर खड़े लोग डर से पीछे हट गए। फिर अचानक सब शांत हो गया। हवा रुक गई, चीखें बंद हो गईं, अंधेरा गायब होने लगा। कुछ सेकंड बाद तबूत की लकड़ी तेजी से सड़ने लगी। वो धीरे धीरे मिट्टी में धंसता चला गया और फिर गायब हो गया। गांव बच गया था, मगर आरव कभी वापस नहीं आया। कई साल गुजर गए। भैरवपुर फिर सामान्य होने लगा। लोग उस रात की बात कम ही करते थे, मगर कब्रिस्तान के पीछे वाला हिस्सा आज भी खाली पड़ा है। वहां कोई नहीं जाता। कहते हैं कुछ रातों में वहां मिट्टी अपने आप हिलती है और अगर बहुत ध्यान से सुनो तो अंदर से हल्की आवाज आती है, थक थक। पिछले महीने गांव के एक बच्चे ने दावा किया कि उसने बारिश वाली रात एक पुराना लकड़ी का तबूत सड़क पर देखा था। लोगों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, मगर अगली सुबह कब्रिस्तान की मिट्टी पर एक नई लाइन लिखी मिली थी, इस बार मैं अकेला नहीं हूं। भैरवपुर में उस रात के बाद सब कुछ बदल गया था। लोग फिर से खेतों में जाने लगे थे, बच्चे फिर गलियों में खेलते दिखाई देने लगे थे, मगर गांव के बुजुर्ग आज भी सूरज ढलने के बाद कब्रिस्तान वाली तरफ नहीं देखते थे। आरव की माँ हर शाम उसके कमरे की सफाई करती, जैसे उसे यकीन हो कि एक दिन उसका बेटा वापस दरवाजा खोलकर अंदर आएगा। मगर सच ये था कि उस रात तबूत के साथ आरव भी हमेशा के लिए मिट्टी में दफन हो चुका था। मौलवी ने गांव वालों को साफ कह दिया था कि उस जगह को कभी नहीं खोदना। कुछ चीजों को दफन ही रहने देना बेहतर होता है, उसने कहा था। धीरे धीरे साल गुजर गए। बारिशें आईं, मौसम बदले, पुराने लोग मर गए, नए बच्चे पैदा हुए, मगर गांव के पीछे वाला कब्रिस्तान वैसा ही रहा, सूखा, खामोश और अजीब। फिर एक रात, ठीक 5 साल बाद, तेज बारिश शुरू हुई। वही ठंडी हवा, वही डरावना सन्नाटा। गांव का चौकीदार रात में मस्जिद के पास से गुजर रहा था जब उसे दूर से लकड़ी घसीटने की आवाज सुनाई दी। घर, घर। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, मगर आवाज धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगी। उसका गला सूख गया। उसने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। सड़क के बीचों बीच कीचड़ में एक लंबा लकड़ी का तबूत पड़ा था, बिल्कुल पुराना, काला, मिट्टी से सना हुआ। चौकीदार डर के मारे पीछे हट गया। तभी तबूत के ऊपर कुछ उभरने लगा, जैसे किसी ने अंदर से मिट्टी पर उंगलियां फेरी हों। धीरे धीरे एक लाइन दिखाई दी। डर खत्म नहीं होता, बस इंतजार करता है। अगले ही पल गांव की मस्जिद से अजान की आवाज गूंजी। हवा अचानक रुक गई। तबूत जोर से कांपा और फिर धीरे धीरे मिट्टी में धंसने लगा। कुछ सेकंड बाद वहां कुछ भी नहीं था,